नमस्कार, आप देख रहे हैं सनसेट टीवी। मैं हूं आपके साथ शालिनी खंडेलवाल। स्वागत है आप सभी का टॉप न्यूज में। दिखाएंगे आपको देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, आर्थिक जगत और खेल जगत के समाचार भी। आइए शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। केरल में पीएफआई के 56 ठिकानों पर एनआईए के छापे। टेरर फंडिंग मामले में हुई छापेमारी। छापों में एनआईए ने अर्धसैनिक बलों की भी ली सहायता। टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू के रोड शो में भगदड़ में 7 लोगों की मौत, कई अन्य घायल। प्रधानमंत्री ने की राहत राशि की घोषणा। चीन के बाद दुनिया भर में फिर से फैल रहा है कोरोना। जापान में 2,16,000 से ज्यादा मामले आए सामने, 438 लोगों की मौत। ताइवान से चीन से लौटने वाले यात्रियों के लिए आरटीपीसीआर टेस्ट किया अनिवार्य। ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से होगा। समझौते के बाद भारतीय सामान के ऑस्ट्रेलियाई बाजार में बिकने में होगी आसानी। और त्रिकोणीय सीरीज और महिला विश्व कप के लिए भारतीय टीम की घोषणा। हरमनप्रीत होंगी टीम की कप्तान। महिला T20 विश्व कप 10 फरवरी से होगा शुरू। टॉप न्यूज में अब खबरें विस्तार से। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने बुधवार को प्रतिबंधित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया पीएफआई से जुड़े टेरर फंडिंग मामले में केरल में कई जगहों पर छापेमारी की। पीएफआई के कुछ सदस्य उनके रडार पर हैं। बुधवार सुबह शुरू हुई छापेमारी अभी भी जारी है। एनआईए छापेमारी में अर्धसैनिक बलों के अधिकारियों की मदद ले रही है। एनआईए ने हाल ही में केरल की एक अदालत के समक्ष एक रिपोर्ट प्रस्तुत की थी, जिसमें दावा किया गया था कि पीएफआई के नेता विभिन्न तरीकों से अल-कायदा आतंकवादी समूह के संपर्क में हैं। जांच एजेंसी ने यह भी दावा किया है कि सदस्य एक सीक्रेट विंग चला रहे हैं। हाल के छापे के दौरान एनआईए ने कुछ डिवाइस बरामद की हैं। उन उपकरणों की स्कैनिंग के दौरान एजेंसी को पता चला कि पीएफआई नेता अल-कायदा के संपर्क में थे और उनका एक सीक्रेट विंग भी है। पीएफआई के पूरे नेटवर्क का एनआईए ने हाल ही में किए गए देश भर में छापे के दौरान भंडाफोड़ किया और पीएफआई पर प्रतिबंध लगा दिया। साथ ही उसके सभी नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आंध्र प्रदेश के नेल्लौर जिले के कंदुकुर में कल टीडीपी प्रमुख और आंध्र के पूर्व मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू के रोड शो के दौरान भगदड़ मच गई, जिसमें 7 से अधिक लोगों की मौत हो गई और कई अन्य लोग घायल हो गए। पूर्व मुख्यमंत्री पार्टी के अभियान के तहत जिले का दौरा कर रहे थे और इसी दौरान हजारों समर्थक उनका स्वागत करने के लिए इकट्ठा हुए थे। चंद्रबाबू नायडू घटना के बाद बीच में रोड शो छोड़कर अस्पताल गए, जहां घायलों को भर्ती कराया गया है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों को 10 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिजनों को 2 लाख और घायलों को 50,000 रुपए देने की घोषणा की है। विश्व भर में बढ़ रहे कोरोना के संक्रमण को देखते हुए सरकार ने देश में तैयारियां तेज कर दी हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया दिल्ली में हवाई अड्डे का आज दौरा करेंगे और वहां परीक्षण और जांच सुविधाओं का जायजा लेंगे। इसी बीच अगले 40 दिन महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं, क्योंकि जनवरी में भारत में कोविड-19 के मामले तेजी से बढ़ सकते हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि पहले ये देखा गया है कि कोविड-19 की एक नई लहर पूर्वी एशिया में आने के लगभग 30 से 35 दिनों के बाद भारत में आती है। हालांकि संक्रमण की गंभीरता कम है। अगर लहर आती भी है तो मृत्यु और अस्पताल में भर्ती होने की दर बहुत कम होगी। मुंबई एयरपोर्ट पर 3 संक्रमित और दिल्ली में 13 संक्रमितों की खबर है। वहीं दुबई और कंबोडिया से लौटे 2 और यात्रियों के चेन्नई हवाई अड्डे पर कोविड-19 से संक्रमित पाए जाने के साथ ही तमिलनाडु में विदेश से लौटे 4 लोग अब तक इस वायरस को लेकर प्रभावित पाए गए हैं। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने दिल्ली में जम्मू कश्मीर में विकासात्मक परियोजनाओं और सुरक्षा संबंधी मुद्दों पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। गृह मंत्री ने एक अलग बैठक में लेह लद्दाख में कार्यान्वित विकास कार्यों की भी समीक्षा की। बैठक में गृह मंत्री ने केंद्र शासित प्रदेश में मौजूदा सुरक्षा स्थिति और पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों से निपटने और शांति बनाए रखने के लिए उठाए गए कदमों की समीक्षा की। बैठक में जम्मू कश्मीर में किए जा रहे विकास कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की गई। बैठक में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मंत्रालय, अर्धसैनिक बलों, जम्मू कश्मीर प्रशासन और पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया। हाल के महीनों में जम्मू कश्मीर में हिंसा की छिटपुट घटनाएं हुई हैं, जिनमें निर्दोष नागरिकों और सुरक्षा कर्मियों पर हमले और सीमा पार से घुसपैठ की कोशिशें शामिल हैं।
केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने वर्ष 2023 के लिए भारत सरकार का आधिकारिक कैलेंडर जारी किया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि कैलेंडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास का प्रतिबिंब है। 12 महीनों के लिए 12 विषय सरकार द्वारा लोक कल्याण के लिए किए गए जोरदार प्रयासों की एक झलक है। इसमें प्रयोग की गई तस्वीरें बदलते और बढ़ते भारत का चित्रण करती हैं। इसमें पिछले 8 वर्षों के दौरान सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं को दर्शाया गया है। 2023 के कैलेंडर में प्रत्येक महीने के लिए एक थीम चुनी गई है। ये इस प्रकार है: जनवरी में कर्तव्य पथ, फरवरी किसान कल्याण, मार्च नारी शक्ति, अप्रैल शिक्षित भारत, मई कौशल भारत, जून फिट इंडिया, जुलाई मिशन लाइफ, अगस्त खेलो इंडिया, सितंबर वसुधैव कुटुंबकम, अक्टूबर खाद्य सुरक्षा, नवंबर आत्मनिर्भर भारत और दिसंबर में अष्टलक्ष्मी। जहां विकसित भारत बनाना है, वहीं पर गुलामी की सोच से मुक्ति भी पानी है। अपने गौरवशाली इतिहास पर गर्व करना है। एकता और एकजुटता के साथ काम करके भारत के हर नागरिक द्वारा कर्तव्य पालन के लिए भी आह्वान किया गया है। तो ये कैलेंडर न केवल तारीखों, छुट्टियों और बाकी जानकारी देगा, बल्कि हमें हमारी उपलब्धियों को भी दर्शाएगा और भविष्य का भारत विकसित भारत बने, उसके लिए हमें पंच प्रण का याद भी बार बार करवाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन की तबीयत खराब होने के बाद अहमदाबाद के एक सुपर स्पेशलिटी अस्पताल में उन्हें भर्ती कराया गया। अपनी बीमार मां से मिलने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अस्पताल पहुंचे। वहां 1 घंटे से अधिक समय तक वो रहे और उनके स्वास्थ्य के बारे में डॉक्टरों से जानकारी ली। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी हीराबेन के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी लेने के लिए अस्पताल पहुंचे। अस्पताल के अधिकारियों ने बताया कि उनकी हालत स्थिर है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा समेत कई अन्य पार्टी नेताओं ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मां हीराबेन मोदी के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना की है। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसदीय क्षेत्र कोटा बूंदी प्रवास के दौरान लोकसभा कैंप कार्यालय में आमजनों से भेंट की। लोकसभा अध्यक्ष ने लोगों की समस्याओं को सुना और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। इस दौरान चर्चा करते हुए लोकसभा अध्यक्ष ने क्षेत्र, विशेषकर ग्रामीण इलाकों में आवश्यकताओं की भी जानकारी ली। दिल्ली एनसीआर में लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली, लेकिन ये राहत महज कुछ दिन की है और जनवरी में ठंड का प्रकोप फिर से बढ़ने के आसार है। मौसम वैज्ञानिकों ने दिन के तापमान में इस गिरावट के लिए मैदानी इलाकों से गुजरने वाली उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाओं और कोहरे के मौसम के कारण कम धूप निकलने को जिम्मेदार ठहराया है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण 25 से 26 दिसंबर को पहाड़ों में फिर से बर्फबारी हुई थी, जिसके बाद उत्तर पश्चिमी ठंडी हवाएं अब मैदानी इलाकों में बह रही हैं। उत्तर पश्चिमी भारत में शीतलहर की स्थिति ताजा पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव में समाप्त हो जाएगी। हालांकि ये राहत महज कुछ दिन ही रहने की संभावना है। वहीं राजस्थान के कई इलाके भीषण ठंड की चपेट में हैं और वहां पारा लुढ़क कर 0 डिग्री सेल्सियस के आसपास पहुंच गया है। चुरू में न्यूनतम तापमान 0.6 डिग्री, जबकि फतेहपुर सीकरी में 0.8 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। राज्य में अधिकांश जगहों पर रात का तापमान 10 डिग्री सेल्सियस से नीचे रह रहा है। राजधानी जयपुर में बीते 24 घंटों में अधिकतम 23.8 डिग्री और न्यूनतम तापमान 8.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। विभाग के मुताबिक 29 से 30 दिसंबर से उत्तर पश्चिमी राजस्थान के कुछ हिस्सों में एक बार फिर घना कोहरा छाने और 31 दिसंबर से न्यूनतम तापमान में और गिरावट आने की प्रबल संभावना है। जनवरी के पहले सप्ताह में राज्य के शीतलहर के एक नए दौर का सामना करने का पूर्वानुमान है। फिलहाल रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद अंतर्राष्ट्रीय जगत की बड़ी खबरें और साथ ही नजर डालेंगे व्यापार और खेल जगत के समाचारों पर। आप बने रहिए हमारे साथ। संसद की शिक्षा संबंधी समिति ने स्कूली पाठ्य पुस्तकों में सुधार को लेकर अपनी रिपोर्ट संसद में पेश की थी। लैंग्वेज अलग हो सकते, लेकिन ये भाव, महत्वपूर्ण भाव, राष्ट्र प्रेम, एक नेशनलिज्म एक होना चाहिए। बच्चे के अंदर जो स्वदेश प्रेम है, जो परिवार है, हमारे जो संस्कार हैं, मूल्य हैं
और पंचकोश के आधार पर जो विकास हमारी शिक्षा पद्धति पहले थी, उस पंचकोशीय धारणा को हम शिक्षा में सम्मिलित करेंगे। एक तो ये बात है कि सही इतिहास आए, वास्तविक इतिहास आए, स्वाभिमान जगाने वाला इतिहास आए, और दूसरी इतिहास की एक समग्र दृष्टि होनी चाहिए, सिर्फ राजनीतिक इतिहास नहीं होना चाहिए। We will discuss the landmark outcomes of the United Nations Biodiversity Conference, COP15. How significant was COP15 compared to earlier COPs? We have a 10-year framework now, which is popularly called as the Post-2020 Global Biodiversity Framework. The world community recognized the importance of financing, particularly the resource mobilization. Good progress has been made by recognizing the need for the special fund that will be set up. ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है टॉप न्यूज में। अंतर्राष्ट्रीय खबरों से पहले एक नजर डाल लेते हैं टॉप 10 खबरों पर। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 26 से 30 दिसंबर तक शीतकालीन प्रवास के लिए तेलंगाना में हैं। राष्ट्रपति जी नारायणम्मा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड साइंस के छात्रों और संकाय सदस्यों के साथ साथ हैदराबाद में महिला दक्षता समिति के BM मलानी नर्सिंग कॉलेज और सुमन जूनियर कॉलेज के छात्रों और कर्मचारियों के साथ आज बातचीत करेंगी। इसके साथ ही राष्ट्रपति शमशाबाद के श्री राम नगरम में समानता की प्रतिमा का दौरा करेंगी। उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने राज्यसभा सचिवालय के अधिकारियों के साथ संवाद किया। इस मौके पर राज्यसभा के महासचिव PC मोदी और सचिवालय के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। केंद्रीय गृह और सहकारिता मंत्री अमित शाह आज सुबह 11 बजे सरदार पटेल मार्ग पर BSF ऐप और BSF नियमावली का उद्घाटन करेंगे। इसके साथ ही अमित शाह केंद्र शासित प्रदेशों के सम्मेलन की अध्यक्षता करेंगे। अमित शाह ने जम्मू और कश्मीर और लद्दाख सहित केंद्र शासित प्रदेशों के आर्थिक विकास, पर्यटन और प्रमुख योजनाओं और भविष्य के रोडमैप की समीक्षा के लिए एक सम्मेलन बुलाया है। ओडिशा दौरे पर गए भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ओडिशा में आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन पर बल दिया। ओडिशा में कल कंधमाल और खुर्दा जिलों में जनसभाओं को संबोधित करते हुए नड्डा ने राज्य में आयुष्मान योजना लागू करने में बाधाएं उत्पन्न करने के लिए बीजू जनता दल के नेतृत्व की नवीन पटनायक सरकार की आलोचना की। उन्होंने कहा कि ओडिशा के लोग केंद्र की आयुष्मान योजना से मिलने वाले स्वास्थ्य लाभ से लगातार वंचित हैं। RSS प्रमुख मोहन भागवत ने मध्य प्रदेश में उज्जैन के महाकाल मंदिर में पूजा अर्चना की। इसके साथ ही मोहन भागवत ने सुजलाम जल महोत्सव के अंतर्गत ज्योतिर्लिंग महाकाल मंदिर में देश के पहले जल स्तंभ का अनावरण किया। विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर आज से 3 जनवरी तक साइप्रस और ऑस्ट्रिया की यात्रा पर रहेंगे। साइप्रस में वे विदेश मंत्री इयोनिस कसोलाइड्स और प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष अनीता डेमेट्रियो से मुलाकात करेंगे। महाराष्ट्र विधानसभा ने महाराष्ट्र लोकायुक्त विधेयक 2022 पारित किया। इसमें लोकायुक्त को मुख्यमंत्री के खिलाफ कोई जांच शुरू करने से पहले विधानसभा की मंजूरी लेनी होगी और विधानसभा से 2/3 सदस्यों की मंजूरी जरूरी होगी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लखनऊ में G20 कार्यक्रम के संबंध में एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की। उन्होंने कहा कि G20 कार्यक्रम दुनिया को यूपी ब्रांड पेश करने का एक बड़ा मंच है। एनटीए ने 1 जून से 10 जून 2023 के बीच अगले शैक्षणिक सत्र के लिए पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स के लिए कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट आयोजित करेगी, जिसके लिए आवेदन प्रक्रिया मार्च 2023 के मध्य में शुरू हो जाएगी। इस साल CUET PG के जरिए पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन के लिए 23 से ज्यादा सेंट्रल यूनिवर्सिटी शामिल हुए थे। और बढ़ती ठंड को ध्यान में रखते हुए गौतम बुद्ध नगर और बरेली में कक्षा 8वीं तक के स्कूलों को बंद रखने के आदेश जारी किए गए हैं। हालांकि ऑनलाइन क्लासेस जारी रहेंगी। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के 1800 स्कूलों में कक्षा 8वीं तक के स्कूल 1 जनवरी 2023 तक बंद रहेंगे। वहीं बरेली में 31 दिसंबर तक के लिए ये आदेश जारी हुआ है। टॉप 10 के बाद अब एक नजर अंतर्राष्ट्रीय खबरों पर। चीन में कोरोना को लेकर हालात लगातार बेकाबू होते जा रहे हैं।
बुधवार को भी अस्पतालों और शमशान घाटों पर बड़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। दक्षिण पश्चिमी शहर चेंगदू के एक बड़े अस्पताल वाक्सी के कर्मचारियों ने कहा कि वे कोरोना रोगियों के उपचार में बेहद व्यस्त हैं। अस्पताल के बाहर एक एम्बुलेंस चालक ने कहा कि वो 30 साल से ये काम कर रहे हैं। इतने वर्ष में ऐसी तबाही उन्होंने कभी नहीं देखी। अस्पताल के आपातकालीन विभाग और पास के फीवर क्लिनिक के अंदर और बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। एम्बुलेंस में आने वालों में से अधिकांश को सांस लेने में मदद के लिए ऑक्सीजन दी गई। चेंगदू के सबसे बड़े डोंगजियाओ फ्यूनरल होम के आसपास के कार पार्किंग से भरे हुए हैं। शमशान घाट पर अंतिम संस्कार का सिलसिला लगातार जारी है। अंतिम संस्कार करने वाले एक कर्मी ने कहा कि उन्हें अब दिन में लगभग 200 से ज्यादा शवों का अंतिम संस्कार करना पड़ रहा है। उनके पास खाने तक के लिए समय नहीं है। पहले ये लगभग 30 से 50 प्रतिदिन था। कोरोना के विस्फोटक हालात के बीच चीन ने पासपोर्ट और वीजा फिर से जारी करने का निर्णय लिया है। इस फैसले के चलते अगले महीने शुरू होने वाले चीन के नववर्ष की छुट्टियों को देखते हुए बड़ी संख्या में पर्यटकों के विदेश जाने की संभावना जताई जा रही है। चीन में कोरोना से हालात बदतर होते जा रहे हैं। इसे देखते हुए ताइवान ने 1 जनवरी से चीन से लौटने वाले यात्रियों के लिए RT-PCR टेस्ट अनिवार्य कर दिया है। जापान पहले ही चीन से लौटे यात्रियों के लिए कोरोना टेस्ट मैंडेटरी कर चुका है। भारत और मलेशिया भी कई प्रतिबंध लगा चुके हैं। अमेरिका भी चीन से आने वाले सभी यात्रियों की निगरानी करेगा। जापान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक देश में बुधवार को 438 लोगों की मौत हुई और 2,16,000 से ज्यादा मामले सामने आए। इनमें सबसे ज्यादा 20,243 मामले राजधानी टोक्यो में मिले। WHO के मुताबिक पिछले एक हफ्ते में चीन के बाद जापान में ही सबसे ज्यादा मामले दर्ज किए गए हैं। दुनिया में अब तक 66,30,12,618 मामले सामने आ चुके हैं। 11 जनवरी 2020 को चीन के वुहान में 61 साल के बुजुर्ग की मौत हो गई। ये दुनिया में कोविड से हुई पहली मौत थी। इसके बाद मौत का सिलसिला बढ़ने लगा। अब तक 66,89,516 मौतें हो चुकी हैं। इजराइल में नेतन्याहू की नई सरकार आज शपथ ले सकती है। उन्होंने पिछले महीने स्पष्ट चुनावी जीत हासिल की थी। इजराइल के मनोनीत प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने अपनी राजनीतिक वापसी की दिशा में अंतिम कदम उठाते हुए बुधवार को सहयोगी दलों के साथ गठबंधन समझौतों को अंतिम रूप दिया। इजराइल के सबसे ज्यादा समय तक प्रधानमंत्री रहने वाले नेतन्याहू ने नया कार्यकाल शुरू करने से पहले देश और विदेश में इस आशंका को दूर करने की कोशिश की है कि उनकी सरकार अल्पसंख्यक अधिकारों को खतरे में डालेगी, न्यायपालिका को नुकसान पहुंचाएगी और फलस्तीनियों के साथ संघर्ष को बढ़ाएगी। रूसी सेना ने बुधवार को दक्षिणी यूक्रेन में हाल ही में मुक्त कराए गए शहर खेरसोन पर हमले तेज कर दिए हैं। वहीं यूक्रेन की सेना ने कहा है कि देश के पूर्वी क्षेत्रों में फ्रंट लाइन पर लगातार दबाव बना रही है। यूक्रेन के सशस्त्र बलों के जनरल स्टाफ ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि रूस ने बुधवार तड़के 24 घंटों में खेरसान में नागरिक ठिकानों पर कई रॉकेट लॉन्चर से 33 मिसाइलें दागीं। रूस ने नागरिकों को निशाना बनाने से इनकार किया है। यूक्रेन के कब्जे वाले शहर बखमुत के आसपास भी भारी लड़ाई जारी रही। यूक्रेनी सोशल मीडिया रिपोर्टों में कहा गया है कि पड़ोसी देश बेलारूस में तैनात रूसी जेट विमानों की उड़ान भरने के बाद राष्ट्रव्यापी अलर्ट घोषित किया जा सकता है। ब्रिटेन के रक्षा मंत्रालय ने कहा कि दोनेत्स्क प्रांत के रणनीतिक पूर्वी शहर बखमुत और उत्तर में लुहांस्क प्रांत के स्वावातोव के आसपास लड़ाई विशेष रूप से तेज थी। अमेरिका के एरिजोना में एक दुखद घटना में एक महिला सहित भारतीय मूल के 3 नागरिकों की जमी हुई झील में गिरने से मौत हो गई। हादसा कोकोनिनो काउंटी में वुड्स घाटी झील में हुआ। तीनों मृतकों के शव बरामद हो गए हैं। 2 पुरुषों और एक महिला के जमी हुई झील पर चलने के दौरान बर्फ के टूट जाने से उसमें गिर जाने के बाद क्षेत्र के एक सब स्टेशन पर तैनात कर्मियों को मौके पर बुलाया गया था। अमेरिका और कनाडा में 10 लाख से अधिक लोग भीषण सर्दी का सामना कर रहे हैं। क्यूबेक से टेक्सास तक 3,200 किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में बर्फीले तूफान का कहर है, जिससे कई लोग परेशानियों से जूझ रहे हैं। तूफान संबंधी घटनाओं में अब तक कम से कम 19 लोगों की मौत हो चुकी है। अंतर्राष्ट्रीय खबरों के बाद अब एक नजर डालते हैं आर्थिक जगत की बड़ी खबरों पर बिजनेस बस के जरिए।
ऑस्ट्रेलिया भारत आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता आज से लागू हो जाएगा। भारत ने करीब 1 दशक बाद किसी विकसित देश के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है। इससे अगले 5 साल में सामान और सर्विसेज के एक्सपोर्ट के डबल हो जाने की उम्मीद है। इस डील के बाद ऑस्ट्रेलिया अपने मार्केट में टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी और स्पोर्ट्स प्रोडक्ट जैसे 95% भारतीय सामानों की ड्यूटी फ्री एक्सेस उपलब्ध कराएगा। ऑस्ट्रेलिया भारत का 17वां सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, वहीं भारत ऑस्ट्रेलिया का 9वां सबसे बड़ा पार्टनर है। ऑस्ट्रेलिया की संसद ने सरकार के व्यापार समझौतों से जुड़े विधेयकों को सर्वसम्मति से पारित करने के साथ पिछले सप्ताह व्यापार समझौते के लिए अपनी घरेलू आवश्यकताओं को अंतिम रूप दे दिया था। और अब बात खेल जगत से आने वाली बड़ी खबर की। अखिल भारतीय महिला चयन समिति ने दक्षिण अफ्रीका में जनवरी से शुरू होने वाली त्रिकोणीय सीरीज और आगामी आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 के लिए भारत की टीम का ऐलान कर दिया है। हरमनप्रीत टीम को लीड करेंगी, वहीं पूजा वस्त्राकर का टीम में शामिल होना उनके फिटनेस पर निर्भर रहेगा। आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2023 10 फरवरी 2023 से शुरू होगा। टीम इंडिया 12 फरवरी को केपटाउन में पाकिस्तान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। टीम इंडिया ग्रुप 2 में इंग्लैंड, वेस्ट इंडीज, पाकिस्तान और आयरलैंड के साथ है। ग्रुप चरण के अंत में प्रत्येक समूह की शीर्ष 2 टीमें सेमीफाइनल खेलेंगी। फाइनल 26 फरवरी 2023 को केपटाउन में होगा। आज सिखों के 10वें गुरु गुरु गोबिंद सिंह की जयंती है। उनका जन्म पौष माह के शुक्ल पक्ष की सप्तमी तिथि को हुआ था। इस अवसर पर गुरुद्वारों में विशेष कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अवसर पर सभी को शुभकामनाएं दी हैं। प्रधानमंत्री ने अपने ट्वीट संदेश में कहा है कि प्रकाश पर्व के पवित्र अवसर पर मैं श्री गुरु गोबिंद सिंह जी को नमन करता हूं और मानवता की सेवा में उनके योगदान को याद करता हूं। उनका अद्वितीय साहस आने वाले वर्षों में लोगों को प्रेरित करता रहेगा। फिलहाल बुलेटिन में इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं आज के दिन यानी 29 दिसंबर से जुड़े इतिहास के साथ। आप देखते रहिए सनसेट टीवी। मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार। 29 दिसंबर साल 1975 को ब्रिटेन में ऐतिहासिक कानून द सेक्स डिस्क्रिमिनेशन एंड इक्वल पे लागू हुआ। इस कानून के तहत समाज में और नौकरी की जगहों पर महिलाओं को पुरुषों के समान वेतन और दर्जा दिया जाना अनिवार्य हो गया। इस तरह एक ही नौकरी के लिए पुरुषों के मुकाबले महिलाओं को कम वेतन देना गैर कानूनी हो गया। कानून के मुताबिक रोजमर्रा की भाषा में भी बदलाव लाने की बात कही गई। उदाहरण के तौर पर फायरमैन की जगह फायर फाइटर्स शब्द का इस्तेमाल किया जाए। इस कानून के अनुसार महिलाओं और पुरुषों में समानता बढ़ाने के लिए एक इक्वल अपॉर्चुनिटी कमीशन बनाया गया। 29 दिसंबर साल 1937 में आयरलैंड राज्य गणराज्य बना। स्वाधीनता मिलने से पूर्व आयरलैंड ब्रिटिश शासन के अधीन था। एक नए संविधान अधिनियम के साथ आयरिश मुक्त राज्य आयरलैंड के रूप में पहचाना जाने लगा। स्वतंत्र होने के बाद यह देश आर्थिक संसाधनों के अभाव में रहा। यूरोपियन कमेटी की सदस्यता ग्रहण करने के बाद विकसित सदस्य देशों के सहयोग से इसकी अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण परिवर्तन आया। आर्थिक मजबूती के कारण यह देश सकल घरेलू उत्पाद में विश्व में 6ठे स्थान पर भी रहा है।